स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन कर रहे थे अपन हम अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बना रहे थे। इसमें एक मेथड अपन ने HX वाला लिखा था कि कैसे एक 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल ROH आपके हैलोजन एसिड के साथ मिक्स होगा एंड इट विल गिव RX। कुछ देखे थे, है ना? ROH में से OH विल बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, है ना? और अगर अपन HCl ले रहे हैं तो साथ में ZnCl2 लेंगे इफ वी आर हैविंग अ 1 डिग्री अल्कोहल। तो लिखे थे अपन, ठीक है। और उसके बाद फिर बाद में क्या लिखे थे अपन कि 2 डिग्री के लिए एंड 3 डिग्री के लिए हमको HCl के साथ ZnCl2 की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो वो बिना वो सिर्फ सिंपली शेकिंग से ही आपका, ऐसा कुछ लाइन लिखे थे ना लास्ट में कि जस्ट बाय सिंपली शेकिंग अपन 3 डिग्री अल्कोहल से एक 3 डिग्री हाइलाइट बना सकते हैं। यहां तक हुआ था, राइट? चलो इसके आगे करते हैं। नीचे लिखना द पर्पस ऑफ ZnCl2, the purpose of ZnCl2, the purpose of ZnCl2 the purpose of ZnCl2 is to help in the cleavage of यानी कि ब्रेकिंग is to help in the cleavage of C bond O bond, C bond O bond। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा C और O के बीच का बॉन्ड तब तक OH अलग थोड़ी ना होगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड ताकि OH अलग हो जाए, तभी तो X को जोड़ोगे। तो उसके लिए मुझे C बॉन्ड O को तोड़ना पड़ेगा। ये R O का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन ही तो O से जुड़ा होगा ना, बाकी तो आपका यहाँ पे H होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब यही है C बॉन्ड O, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए अपन ने ZnCl2 लिया है, C बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। और टर्शरी का तो अपन लिख चुके हैं, टर्शरी अल्कोहल डू नॉट नीड ZnCl2 फॉर रिएक्टिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना alkyl bromides are obtained by refluxing process है, refluxing। देखो रिफ्लक्सिंग का मतलब भी बॉइलिंग ही होता है, और उसका डिफरेंस क्या है बॉइलिंग और रिफ्लक्सिंग में आप लोग समझना। जैसे बॉइलिंग में हम क्या करते हैं कि एक ओपन बीकर में हमने लिक्विड को बॉइल कर दिया, हीट कर दिया, उसको अपन बॉइलिंग बोल देंगे, ठीक है। रिफ्लक्सिंग का मतलब क्या है कि आपने एक क्लोज कंटेनर लिया हुआ है और ऊपर एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या करेगा? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है ना कि इट कन्वर्ट्स गैस इनटू लिक्विड। तो जो लिक्विड गर्म होकर भाप बन रही होगी, वेपर बन रही होगी, गैस बन रही होगी, ऊपर जाके कंडेंस होकर वापस से वो लिक्विड बन के नीचे आएगी। इस प्रोसेस को रिफ्लक्सिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखे हैं? अल्किल ब्रोमाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लक्सिंग a suitable alcohol with HBr। जैसे मुझे क्लोरो अल्किल बनाना है तो मैंने HCl लिया, अगर मुझे ब्रोमो बनाना होगा तो मैं HBr लूंगा, राइट? तो suitable alcohol with HBr in the presence of little concentrated H2SO4 as a catalyst, little concentrated H2SO4 as a catalyst। ठीक है, इसका भी रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन सेम होने वाला है। अल्कोहल ले लो, कोई सा भी एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो जनरलाइज रिएक्शन है। एक एग्जांपल ले लो, लेट अस टेक अल्कोहल एज C2H5OH। लिखो एक रिएक्शन C2H5OH। ये क्या, इसका नाम क्या होगा अल्कोहल का? इथेनॉल। C2H5OH क्या है? इथेनॉल। क्लियर है ये नाम? दो कार्बन का इससे इथेन आया है ना, और ऑल लग जाएगा, ई हट के ऑल लग जाएगा। तो इथेनॉल प्लस HBr सब लिख रहे हैं रिएक्शन की, लिखूं?
दिख रहा है ना, HBr। एरो देना, एरो में ऊपर लिखना कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि अपन H2SO4 तो कैटलिस्ट ले रहे हैं और ये पूरे प्रोसेस को अपन रिफ्लक्सिंग बोल रहे हैं, तो नीचे एरो के नीचे रिफ्लक्स लिख देना, रिफ्लक्स, REFLUX, ठीक है। और बनेगा क्या, OH हट जाएगा, C2H5Br, C2H5Br प्लस H2 प्लस H2। रिएक्शन सेम है, बस हमने वहां पे ZnCl2 लिया था, यहाँ पे H2SO4 लेना और रिफ्लक्सिंग करा, ठीक है। नोट में एक पॉइंट लिखना, इसी में ही नोट करके, HBr can also be generated, HBr can also be generated, HBr can also be generated, ये जो अपन HBr यहाँ लिए ना, it can also be generated, एक वर्ड लिखना, इसका मतलब बताता हूँ आपको, in situ, in situ, ये सुने कभी पहले, मतलब क्या है। देखो कई बार ऐसा होता है कि ना, कोई रिएक्टेंट को हम बना हुआ नहीं लेते हैं, तुरंत वहीं के वहीं बनाते हैं। जैसे HBr है ना, तो मैं HBr को बनाया बनाया नहीं लूंगा, वही दो रिएक्टेंट ऐसे डालूंगा जो मिलके HBr बनाएंगे उसी वक्त। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब मैं पहले से जो पढ़ा था HBr उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, HBr में वहीं पे फ्रेशली प्रिपेयर करके तुरंत यूज कर रहा हूँ। इन सिटू मतलब वहीं पे, इन दैट पर्टिकुलर साइट इटसेल्फ, समझ रहे हैं। तो इन सिटू के ब्रैकेट में लिख लेना ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन। और ऐसा हम कर सकते हैं, देखो ये दोनों का रिएक्शन करवाते साथ में, देखो अल्कोहल को मैं लूंगा नो डाउट, आई विल टेक अल्कोहल C2H5OH, बट अब डायरेक्टली HBr ना लेके मैं क्या करूंगा, मैं KBr लूंगा और उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दूंगा इन सिटू, समझ रहे। तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाएगा HBr और वो HBr आपका यूज हो जाएगा इसमें, समझ गए। दोनों प्रोसेस कर सकते हैं आप, डायरेक्टली HBr लेके भी कर सकते हो या फिर लाइक दिस, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज कर देना, ड्यूरिंग द रिएक्शन के बाद ब्रैकेट क्लोज, बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन KBr, by the action of H2SO4 on KBr, समझ गए, ठीक है। सेम प्रोसेस से ना आप RI भी बना सकते हो। अभी अपन क्या बनाए, RBr बनाए, अल्किल ब्रोमाइड ना, और इसके पहले अपन वो HCl वाला लिख चुके हैं, अल्किल क्लोराइड। अल्किल ब्रोमाइड जैसे बनाया ना, सेम तरीके से हम अल्किल आयोडाइड भी बना सकते हैं, वही HI ले लेना, रिफ्लक्सिंग कराएंगे, क्लियर है। बस अब H2SO4 ना लेके ना, यहाँ पे अपन फॉस्फोरिक एसिड लेंगे। H2SO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपके HI को I2 में चेंज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। HI क्या है, हाइड्रोजन या हाइड्रो आयोडिक एसिड, जिसे अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HBr को हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोलेंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ये ऑक्सीडाइज होकर अगर I2 बन गया, तो फिर ये I अकेले ना होके, अकेले होके अटैच नहीं हो पाएगा R के साथ, समझ रहे हैं। जब तक वो HI है ना, तो H और I की बॉन्ड ब्रेक होके ये I जाके आपके ROH के R के साथ अटैच हो सकता है। पर अगर ये ऑक्सीडाइज होके I2 बन गया, तो अब I आप अपनी बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, मॉलिक्यूल बन चुका है, स्टेबल मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं। तो टू अवॉइड दिस अपन H2SO4 ना लेके H3PO4 लेते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक, ओके। तो इसके लिए बस एक लाइन लिख लेना, फॉर अल्किल आयोडाइड, फॉर अल्किल आयोडाइड, for alkyl iodide, for alkyl iodide in place of H2SO4, for alkyl iodide in place of H2SO4 we take H3PO4, H3PO4, this is phosphoric acid, ठीक है, H3PO4, to avoid oxidation of HI to I2, to avoid oxidation of HI to I2, to avoid oxidation of HI to I2, क्लियर है, ठीक है।
ये पहला ही मेथड है आपके अल्कोहल से, ठीक है। मतलब अल्कोहल के अंदर भी अपन जो सब मेथड्स देख रहे हैं ना, अगर आप लोगों ने फर्स्ट मेथड लिखा होगा बाय अल्कोहल, तो इस वाले को नंबर देना है फ्रॉम हैलोजन एसिड। अभी अपन यही कर रहे थे, राइट। वी यूज्ड HCl, we used HBr, we used HI। HCl के साथ हमने ZnCl2 लिया फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री के साथ जरूरत नहीं। बाकी अगर आपको ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाना है तो इसके साथ हमने H2SO4 लिया, रिफ्लक्सिंग कराए। यहाँ पे अपन ने H3PO4 लिया, रिफ्लक्सिंग कराए। समझ गया? हाँ, इतना ही पढ़े अभी अपन फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड लिखना फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड, इसको भी पढ़ चुके हैं, बस लिखना है, याद है? ये मेथड भी पढ़े थे लास्ट क्लास में, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ, ठीक है। फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड लिखो इसमें, chloroalkanes are conveniently prepared, chloroalkanes are conveniently prepared, chloroalkanes are conveniently prepared by refluxing alcohol with thionyl chloride. Chloroalkanes are conveniently prepared by refluxing alcohols with thionyl chloride. With thionyl chloride. With thionyl chloride. In the presence of pyridine. पायरिडीन एक तरह का ना ऑर्गेनिक बेस है। जैसे अमोनिया आप लोग समझते हैं, अमोनिया वो भी एक लिवाइस बेस है ना। अमोनिया इज अ लिवाइस बेस क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लाइक दिस, दैट इज व्हाई अमोनिया इज कंसीडर्ड एज लिवाइस बेस। उसी तरीके से पायरिडीन एक ऑर्गेनिक बेस होता है, इसका फॉर्मूला होता है C5H5N। जैसे अपन बेंजीन रिंग बनाते हैं ना, तो बेंजीन रिंग पूरा फुल हेक्सागन बनता है, जहां पे हर एक एज का मतलब एक कार्बन है, उसमें से एक एज में से कार्बन हटता है और उसकी जगह एन ले लेता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कुछ ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर। ये तो आपका पूरा कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन होगा C5, और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा, तो C5H5 हो गया, बचा है बस एक एन। ये होता है पायरिडीन का स्ट्रक्चर, क्लियर है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन कॉमा डाल के an organic base, an organic base, an organic base, ठीक है। रिएक्शन लिख लो, जनरलाइज रिएक्शन लिख लो, ROH plus SOCl2 in the presence of pyridine gives RCl plus, आप दोनों, आप ये बाकी दोनों प्रोडक्ट आप दोनों लिखते हैं, आप लोग लिखना, बाकी लोग लिख लोगे मेरे साथ। SO2 प्लस पढ़ाया जो बताया भी था मैं, दोनों एस्केपेबल गैसेस हैं। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है। आप R की जगह एक कार्बन का एल्किल, 2 कार्बन का एल्किल, 3 4 कितने भी कार्बन का एल्किल ले लो, उतने ही कार्बन का आपको यहाँ पे हेलो एल्किल मिल जाएगा, क्लोरो एल्किल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे लिख लेना इसका एक लाइन इसके बारे में। The above method is preferred. The above method is preferred. The above method is preferred since both the byproducts, since both the byproducts, since both the byproducts are escapable gases, are escapable gases, ESCAPABL, escapable gases। इसी में थर्ड आ जाओ, थर्ड फ्रॉम
from phosphorus halides, from phosphorus halides, from phosphorus halides. थर्ड मेथड इसी का, ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना क्लोरोएल्केन्स, क्लोरोएल्केन्स are prepared by the action of either PCl3 or PCl5. PCl3 or PCl5. Chloroalkanes are prepared by the action of either PCl3 or PCl5 on suitable alcohols, on suitable alcohols, on suitable alcohols. ठीक है, दोनों के लिए जनरल रिएक्शन लिखना। पहला ROH प्लस PCl3 के साथ एक रिएक्शन, तो RCl तो मिलेगा नो डाउट, बना तो यही रहे ना, ये तो मिल रही है। साथ में बाई प्रोडक्ट लिखना, जब आप PCl3 लेंगे ना तो बाई प्रोडक्ट आपको मिलता है H3PO3, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड का नाम है, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन और लिख लो ROH के साथ ही। अब अपन PCl3 की जगह PCl5 लेंगे, तो RCl तो बनेगा नो डाउट, प्लस POCl3, POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस HCl। ये दोनों प्रोडक्ट याद रखना कि जब भी अपन PCl3 यूज करते हैं, नॉट जस्ट विद दिस, जब भी हम PCl3 यूज करते हैं ना तो यही बनता है साथ में बाई प्रोडक्ट H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। और ये आपका जब PCl5 यूज करते हैं तो POCl3 बनता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी, वो आ गया बीच में, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, बाकी आप इसकी जगह कोई भी अल्कोहल ले लो, रिएक्शन ऐसी होने वाला है, जनरलाइज रिएक्शन। ठीक, अब देखो क्लोरीन ही है जो ट्राई और पेंटा दोनों टाइप के हालाइट्स बनाता है, बाकी ब्रोमीन आयोडीन सिर्फ ट्राई बनाते हैं, दे डू नॉट फॉर्म पेंटा ब्रोमाइड या पेंटा आयोडाइड। मतलब PCl5 बन सकता है बट PBr5 और PI5 नहीं बनता है। तो हम अगर मुझे बनाना है फॉस्फोरस हालाइट से H मतलब RBr या RI, तो मैं यहाँ पे PBr3 लूंगा या PI3 लूंगा। तो नेक्स्ट टाइम लिखना, देखो ये वाले जो आपके कंपाउंड्स है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है, बिकॉज क्लोरीन छोटा है, ब्रोमीन और आयोडीन बड़े हैं, 5 आयोडीन या 5 ब्रोमीन आपके स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे विद फॉस्फोरस एट द सेंटर। क्लोरीन बीइंग स्मॉलर वन बना देगा, इसलिए वो स्टेबल नहीं होते। मतलब अगर आप बना भी लिए ना तो दे वोंट बी स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम, तो फिर से टूट के PBr3 में आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना इसी में आगे, ब्रोमोएल्केन and iodoalkanes, bromoalkanes and iodoalkanes, bromoalkanes and iodoalkanes are prepared by the action of, are prepared by the action of, are prepared by the action of PBr3 and PI3 on suitable alcohols. On suitable alcohol, ये PBr3 और PI3 भी ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए इनको भी वही वैसे ही ऑन द साइड बनाएंगे इन सिटू। तुरंत फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, आपके एक्चुअली फॉस्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स आते हैं। एलोट्रॉप समझते हैं, जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स है ना, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिस्टर है, सब कार्बन से ही बने हुए हैं, बट सबके फिजिकल स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। इन द सेम वे व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है, रेड फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस के भी अलग अलग टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, राइट। तो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हम ब्रोमीन या आयोडीन को लेते हैं, तुरंत PBr3 बनेगा
और तुरंत आप उसको एक सुटेबल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा दो, यू विल गेट अल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, क्योंकि PbR3 PI3 ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहते, तो इसलिए अपन उसको भी इन सिटू ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाएंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो एक लाइन इसके बारे में भी लिख लो। Since PbR3 and PI3 are not very stable compounds, since PbR3 and PI3 are not very stable compounds, so they are generally prepared in situ. So they are generally prepared in situ. अब समझ जाएंगे ना, in situ during the reaction. ठीक है, so they are prepared in situ by the action of red phosphorus, by the action of red phosphorus on bromine and iodine, on bromine and iodine, on bromine and iodine. ठीक है, क्लियर है? ये सारे मेथड्स हो गए आपके फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, अब सेकंड लिखना, सेकंड मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। मतलब या फिर आप एल्केन से बना सकते हो, या एल्कीन से बना सकते हो, या अल्काइन से बना सकते हो। ठीक है, उसे अपन बोल रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इसका एक मेथड ना आप लोग ने क्लास 11th में देखा, मैं बताता हूं आपको। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ना पहले अपन देखेंगे फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। ठीक है, याद दिलाता हूं, देखना याद है तो ठीक, नहीं तो अपन वापस मैकेनिज्म पूरा देखेंगे। अभी एक फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में। ठीक है, उसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर हम CH4 लेते हैं, ये आपका एल्केन है, सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन, और साथ में मैं अगर क्लोरीन लेता हूं, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू लिखते हैं इसको अपन। H स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। लाइट, एक लाइट आ रहा है तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट, क्वांटम थ्योरी पढ़े ना आप लोग 11th में। कोई भी लाइट आती है तो उसके पास पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है जिसको अपन क्वांटम बोलते हैं, और हर एक पैकेट की एनर्जी ये होती है H इंटू न्यू। ये तो पढ़े ना, याद आ रहा होगा, E इज इक्वल्स टू H न्यू। याद आ रहा है ये चीज? दिस इज द एनर्जी ऑफ दैट पैकेट ऑफ लाइट। मतलब कोई अगर सनलाइट आके पड़ती है तो दैट इज नॉट अ कंटिन्यूअस लाइट, उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। मतलब अपन बोल रहे हैं ना कि ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहती है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसे अपन क्वांटम बोलते हैं। ठीक है, और वो क्वांटम की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है कि वो लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। E इज इक्वल्स टू H इंटू न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी होगी, इसमें कम एनर्जी होगी। समझ रहे है ना? तो यहाँ ऊपर का भी H न्यू लिखा है तो समझ जाना वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा फ्रॉम Cl, और आपको एक CH के साथ मिलके HCl बना देगा लाइक दिस। ये रिएक्शन पढ़ेगा, एल्केन की प्रॉपर्टी में पढ़ेगा। इट शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और इसको फ्री रेडिकल क्यों बोल रहे हैं आपको बताता हूं, मैकेनिज्म इसका, ये रिएक्शन वो कैसे रहा है। पर इसके आगे और स्टेप्स पढ़ते थे अपन कि ये CH3Cl एक और क्लोरीन के साथ मिक्स होगा, वही सेम रिएक्शन, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा, Cl2 आ जाएगा, और अगेन आपको HCl मिलेगा। समझ रहे हैं? आगे के दो स्टेप लिखने की जरूरत है कि समझ जाएंगे आगे। ये जाएगा CHCl3 बनेगा, फिर ये CHCl3 आगे स्टेप में जाएगा और CCl4 बनेगा। याद आ रहा है ये रिएक्शन? मतलब अल्टीमेटली वी हैव स्टार्टेड विद CH4 बट वी विल गेट अ मिक्सचर ऑफ CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 जिसको अपन क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और एक CCl4। हमको चारों का मिक्सचर मिलेगा। समझ रहे हैं? अभी इसको फ्री रेडिकल क्यों बोलते हैं, यहां ध्यान देना। जब Cl2 का ब्रेकिंग होता है ना, क्लीवेज होता है,
क्लीवेज मतलब ब्रेक होना, बॉन्ड टूटना। हमें पता है कि Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि दोनों Cl है ना, लास्ट क्लास में बताया था ना, पोलर एंड नॉन पोलर, दोनों Cl है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, नो वन विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव और अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जब ब्रेक होते हैं ना, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके शांति से बाहर चले जाते हैं, समझ रहे? जैसे HCl ब्रेक होगा ना, तो Cl H को इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं देगा, बेचारा H पॉजिटिव बन के बाहर चला जाएगा। मतलब एक लौता इलेक्ट्रॉन था, HCl बॉन्ड बनाया लाइक दिस, Cl के साथ H ने शेयरिंग किए, जब ये बॉन्ड ब्रेक होके निकलेगा ना, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन है, इसको हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये होमोलिटिक क्लीवेज है, ये पढ़े हो गया आप लोग, है ना? होमोलिटिक क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है एक ऐसा एटम जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वन इज ऑड नंबर, है, समझ में आ रहा है? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा कुछ, ये मतलब किसी एक क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा पावर नहीं था इलेक्ट्रॉन को खींचने का, जैसे किसके पास था। जब ये बॉन्ड टूट गया तो ये बोला कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूं, तो ये भगा दिया उसको, कुछ नहीं दूंगा तेरे को जाके, क्योंकि ये पावरफुल था, समझ रहे? ये बेचारा भाग गया और ये पूरा प्रॉपर्टी ये ले लिया आपने। बट यहाँ ऐसा नहीं हो, यहाँ दोनों पावरफुल है, यहाँ इसको ये नहीं बोल सकता कि तू जा मैं कुछ नहीं दूंगा, ये निकलेगा अपना हिस्सा लेके निकलेगा बाहर, समझ रहे हैं? इसे तो होमोलिटिक बोले। होमोलिटिक मतलब सेम, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बाइजेट वापस हो गया, जो 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 उन्होंने बॉन्डिंग के समय दिया था, वो वापस अपना लेके इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये जो बना रहा है इसी को अपन फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसको अपन चेन इनिशिएशन बोलते हैं, अगर किसी को याद हो तो। चेन इनिशिएशन बोल रहा हूं क्योंकि चेन यहाँ पे चालू हो रही है, इनिशिएट हो रही है, समझ रहे हैं? अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके आपके मीथेन पे अटैक मारेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया मैंने, अभी आप देखना ये रिएक्शन को मैं दो स्टेप में कैसे डिवाइड करने वाला हूँ, ये रिएक्शन एक्चुअली हुआ कैसे, ठीक है? तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो बन रहा होगा, ये जाके आपके CH4 पे अटैक करेगा। देखो पहला स्टेप, जाने के बाद क्या होगा ना, ये Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे आके जब अटैक करेगा, ये एक नया फ्री रेडिकल बनाएगा, दैट इज CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ऐसा कुछ होगा। देखो इसने यहाँ अटैक किया, H को साथ में ले लिया आपने, है ना, और एक नया रेडिकल बना दिया, दैट इज CH3 रेडिकल, दिख रहा है? अब ये CH3 रेडिकल नेक्स्ट स्टेप पे, क्लोरीन और भी तो होंगे ना, ऐसा होगा कि एक ही क्लोरीन होगा, ये आपके इस क्लोरीन के साथ ऐड करेगा। एक क्लोरीन टूटा है, ऐसे बहुत सारे क्लोरीन होंगे मेरे मिक्सचर में, राइट? तो ये इसके साथ रिएक्ट करके CH3Cl बना लेगा और एक Cl रेडिकल फिर से बाहर, समझ रहे? दोनों स्टेप, अगर मैं दोनों स्टेप को ऐड करूं ना, तो आपको ये रिएक्शन मिलता है। ध्यान से देखो, ऐड करता हूं मैं, ये CH3 ये CH3 तो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे? जितना भी CH3 रेडिकल बन रहा होगा वो तो आगे जाके CH3Cl में चेंज हो रहा है, मतलब ये तो बचेगा ही नहीं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी अगर आप ऐड करके यहाँ लिख दोगे तो राइट और लेफ्ट पर तो कैंसिल हो जाएंगे ना, जैसा अपन मैथ्स में करते हैं, x यहाँ पे x प्लस z x प्लस y है, तो अपन x कैंसिल कर देते हैं ना, बस वही चीज यहाँ पे हो जाएगी। CH3 कैंसिल, Cl रेडिकल कैंसिल, बचेगा क्या? CH4, इधर का लेफ्ट साइड में CH4 बचेगा, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, दिस वन and this one will get cancel out, this one and this one will get cancel out, तो यहाँ क्या बचा? बस Cl2, यहाँ क्या बचेगा? CH3Cl प्लस HCl। देखिए ये वाला रिएक्शन आ रहा है, यहाँ मैंने एक स्टेप में लिख जरूर दिया, बट एक्चुअली में वो रिएक्शन कैसे हो रहा अपन देखते हैं, और इस स्टेप को अपन कहते हैं चेन प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन ऑफ प्रोपगेशन? प्रोपगेट करना क्या होता है? लाइट प्रोपगेट्स, ऐसे नहीं बोलते हैं कि लाइट चल रही है, रिएक्शन चल रहा है, प्रोपगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ इनिशिएट हो गया, चालू तो करोगे ना, एक बार जर्नी चालू करोगे कि नहीं करोगे? किक स्टार्ट मारोगे ना, तब तो गाड़ी चालू होगी, तो ये समझ लो ये किक स्टार्ट है।
उसके बाद चले पड़े हैं, ये चले पड़े हैं प्रोपगेशन। और प्रोपगेशन क्यों बोल रहे हैं उसका कारण आपको बताता हूं। ये यहीं पे नहीं रुकेगा, ये और आगे भी तो जाने वाला है ना, और आगे जाने वाला है CHCl3, और आगे जाने वाला है CCl4। तो ये दो स्टेप समझ में आया आप लोग को, इससे ये आया ना। अब ऐसे ही ये भी ना, इसके पीछे भी दो रिएक्शन छुपे हुए हैं, जैसे ये समझ रहे हैं, ये रिएक्शन के पीछे ये दो रिएक्शन छुपे हुए थे ना, जो अब बाहर आ गए। वैसे ही इस रिएक्शन के पीछे भी दो रिएक्शन छुपे हुए, दो रिएक्शन देखना क्या आ गया आपका CH3Cl आ गया है। देखो अब ये CH3Cl में आपका Cl रेडिकल फिर से आके अटैक करेगा, जैसे कि यहाँ पे CH4 में अटैक किया था, दिख रहा है। ध्यान देना, वाले दो रिएक्शन है, फिर बाकी के 4 रिएक्शन आप लोग देखोगे। बढ़ो आगे। CH4 में जैसे Cl रेडिकल ने अटैक किया था, अपन ने स्टार्ट तो CH4 से किया था ना। अब ये मान लो सारे के सारे CH4 CH3Cl में कन्वर्ट हो चुके हैं, सारे के सारे CH4 CH3Cl में कन्वर्ट हो चुके, मान लीजिए। तो अब मेरे पास CH3Cl ही बचेगा। तो इस CH3Cl में आपका एक और क्लोरीन रेडिकल आके अटैक मारेगा, जैसे वहां पे CH4 में अटैक मारा। क्या हुआ था, रिएक्शन क्या था, एक नया रेडिकल बना था ना, जो अभी तक अपन नहीं देखे थे, CH3 रेडिकल। तो वैसे ही यहां पे एक नया रेडिकल बनेगा CH2Cl, एक हाइड्रोजन कम करना है, कम किया ना यहाँ पे एक हाइड्रोजन, जो भी कंपाउंड था उसने एक हाइड्रोजन कम किया ताकि HCl बन सके, समझ गए, प्लस। अब ये जो नया बना है, देखो आगे अपन उसी का तो रिएक्शन करवाए थे ना, ये जो नया बना था उसी को आगे लेके गए, कैरी फॉरवर्ड प्रोपगेट कराए। वैसे ही यहाँ पे भी हम इसी को आगे प्रोपगेट करवाएंगे और एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल आएगा, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे आया, समझ रहे हो। फिर आपको मिल जाएगा जो आप बनाना चाह रहे थे, और साथ में एक रेडिकल वापस से, समझ गए। आप और रिएक्शन करके देख लो, ऐड करके देख लो, CH3Cl प्लस Cl2, ये तो कैंसिल होने वाला है, ये दोनों भी कैंसिल होने वाला है। तो CH3Cl प्लस Cl2 गिव्स CH2Cl2 प्लस HCl, आ गया वो रिएक्शन। अब ऐसे ही अगले 4 रिएक्शन भी ऐसे ही आएंगे, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसी को प्रोपगेशन बोल रहा है। क्लियर है। एक चीज कॉमन है देखना रिएक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में जो दो चीजें हैं ना, याद रखने के लिए बता रहा हूं, उसमें एक फ्री रेडिकल है और एक मॉलिक्यूल है। वैसे ही राइट साइड में भी एक नया फ्री रेडिकल बन रहा है और एक मॉलिक्यूल। कोई भी एक साइड में दोनों मॉलिक्यूल या दोनों रेडिकल नहीं है, ध्यान देना। एक अगर रेडिकल है तो दूसरा मॉलिक्यूल है, एक अगर रेडिकल है तो दूसरा मॉलिक्यूल, समझ रहे। बनते समय भी एक रेडिकल बन रहा है तो एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो एक रेडिकल बन रहा है, समझ रहे, ऐसे याद रहेगा। यहाँ भी सेम चीज है, देखो मॉलिक्यूल रेडिकल रेडिकल मॉलिक्यूल, रेडिकल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल रेडिकल। लिखो तो आगे के दो रिएक्शन और पहले इसको लिख लो, कंटिन्यू करना। हेडिंग क्या डाले हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, पहला है फ्रॉम एल्केन्स, हाइफन डाल के लिखना, एल्केन के बाद हाइफन डाल के लिखना, बाय फ्री radical halogenation, by free radical halogenation, by free radical halogenation। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स with Cl2 or Br2, with Cl2 or Br2 in presence of heat or light, in the presence of heat or light, usually gives a mixture of, usually gives a mixture of, usually gives a mixture of mono, CH3Cl is a mono halide na, comma di CH2Cl2 dihalide,
ट्राई एंड टेट्रा, मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा अल्किल हालाइड्स। ठीक है, एक एग्जांपल पहले लिख लो, CH4 लेना, CH4 और एरो में ही ना Cl2 और H लिखना, ऐसे H और Cl2 चाहे यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Cl2 और एरो के ऊपर H जरूर से लिखना और चारों बना दो। पहला बनाना CH3Cl, पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते, फिर बाद में अपन मैकेनिज्म देख लेंगे। CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? हाँ, एक ही रिएक्शन, पूरा मिक्सचर मिलेगा ना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे CH3Cl चेंज हो जाए, कुछ रह भी जाएगा, इसलिए अपन को एंड में सारे के मिक्सचर मिलेंगे। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस मारते जाओ, CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4। ठीक है, ये हालांकि अभी 12th में मैकेनिज्म नहीं है, ये तो 11th में पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है, अभी अगर आप बुक खोलोगे तो आपको मैकेनिज्म दिखेगा, सिर्फ 2 लाइन में मेथड खत्म कर दिया है। हाँ, वो रहेगा। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये मैकेनिज्म अभी सिलेबस में नहीं है, अगर आप 12th के सिलेबस में देखोगे तो आपसे नहीं पूछेगा कि कैसे हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है ना, बट ये अपना 11th का पार्ट है, इसको चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो अपन आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं लिखना है। ठीक है, चलो ओके, नोट करके पॉइंट लिखना। नोट, अपन ने सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन लिखा है, आप लोग ध्यान दिए, हमने आयोडीन नहीं लिखा है। ठीक है ना, ऊपर आप Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते हो, तो आपको ऐसे ही CH3Br, CH2Br2, CHBr3 और CBr4 मिल जाएगा, बट यही चीज अपन आयोडीन के साथ नहीं करवाए है ना, तो उसके लिए रीजन लिखना, नोट करके पॉइंट लिखना। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, iodination is reversible, but it may be carried out in the presence of an oxidizing agent अभी एक नाम बताता ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, उसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके अलावा K2Cr2O7, KMNO4, ये सारे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इन सबके नाम। ठीक है, ओके, तो बाय इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HNO3 और HiO3, जैसे नाइट्रिक एसिड होता है वैसे आयोडिक एसिड है। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं ना, वैसे ये HiO3 है, इट इज नोन एज आयोडिक एसिड। ठीक है, एक्सेट्रा which destroys the HI, as it is formed and drives the reaction in the forward direction, देखो इसका क्या मतलब है, अगर आप CH4 के साथ डायरेक्ट आयोडीनेशन करवाओगे तो नो डाउट आपको CH3I प्लस HI मिलेगा, जैसे बाकियों के साथ हो रहा था, बट ये रिएक्शन है रिवर्सिबल, मतलब वापस से ये दोनों मिलके ना ये बना देंगे, तो रिएक्शन करने का मतलब क्या देगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म नहीं होते हैं, दे ऑलवेज रीच इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एक बैलेंस कंडीशन पे जाके रुकते हैं, कभी भी उनका रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना रहे हैं ना, तो कैसे रिएक्टेंट खत्म होगा? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन कभी एंड नहीं होता है,
इट ऑलवेज रीचेस इक्विलिब्रियम। एक बैलेंस कंडीशन आती है जहां पे दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है। सेम तो अलग चीज होगी ना, कांस्टेंट। सेम भी हो सकता है इन सम कंडीशन बट नॉट ऑलवेज, बट कांस्टेंट हमेशा रहेगा। मतलब रिएक्टेंट जहां तक रिएक्ट हुआ है बस अब उतना ही बचेगा, और रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बना रहा होगा, बट उतने देर में प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट बना देगा। तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ स्टेबल हो गए। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए ये HI, अगर आप HI हटा दो तो ऑटोमेटिकली रिवर्सिबल रिएक्शन अब नहीं रह जाएगा। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर इरिवर्सिबल बनाना है ना, सबसे बेस्ट तरीका है प्रोडक्ट निकालते जाओ। प्रोडक्ट छोड़ो ही मत ना, जो रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट बनाए। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे सेम चीज ना अमोनिया के साथ भी होती है। H2 और I2 सॉरी H2 और N2 लेते हैं ना तो अमोनिया बनता है, और ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब अगर मेरी अमोनिया की फैक्ट्री है तो मैं चाहूंगा क्या कि ये उल्टा भी हो? नहीं चाहूंगा ना, मैं तो चाहूंगा कि मेरे दिन भर में बहुत सारा अमोनिया बने। तो मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे रिएक्शन होता है मैं बीच बीच में अमोनिया निकालते जाऊंगा ताकि अमोनिया वापस से रिएक्ट करके H2O2 ना बना पाए। इन द सेम वे मुझे किसी भी तरीके से ना ये HI को रिमूव करना है, और उसके लिए क्या करेंगे, क्या लिखो आप लोग कि ये HI एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर मिल जाए तो HI विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। जैसे पीछे होगा ना अपन इस जगह लिखिए ना, अभी पीछे लिखे ना अपन कि आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, तो अपन H2SO4 ना लेके अपन H3PO4 लिए थे, वहां हम ऑक्सीडेशन से बचा रहे थे यार। हाँ अरे अभी तो लिखे हैं वो पी, इसमें लिखे ना HI में। हाँ नहीं 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 HI वाले में। हाँ अल्किल हाइड्राइड बनाने के लिए रिफ्लक्सिंग करेंगे तो H2SO4 थोड़ी ना लिए, H3PO4 लिए ना। ओहो HBr के लिए H2SO4 लिए, अभी तो मैं यहाँ लिखा ना, देखो ये देखा HCl पे ZnCl2 ले रहे थे, HBr पे H2SO4 ले रहे थे, HI के लिए H2SO4 क्यों नहीं लिए? ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। समझे? तो यहाँ अपन HI को ऑक्सीडाइज करा रहे थे, समझ गए, ताकि HI बचे ना और रिवर्स ना जाए रिएक्शन। ठीक है, वो लिख चुका आपको, बस रिएक्शन लिख लो। ये दोनों रिएक्शन लिख लो, अभी जो ऊपर लिखे है ना उसका रिएक्शन ही। क्लियर है कि ये दोनों रिएक्शन समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो? वंशिका माही क्लियर है? इधर ही में क्या लिखेंगे? सर ऐसे हटाते जाए कि हाँ तो फिर I2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। नंबर 3 तो अपन को CH4। हाँ तो ये I2 और आगे रिएक्ट करवाए ना, देखो जैसे ये करना आगे रिएक्शन। अच्छा ना, अपन को I2 और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो हाँ वो यूज हो जाएगा। जैसे HCl का अलग कर रहे थे, वो बाई प्रोडक्ट था, अब यहाँ पे HI काम आ जाएगा, वापस I2 बना देगा, तो हमको और बार बार क्लोरीन या आयोडीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है डन। ये हुआ फ्रॉम एल्केन, हाइड्रोकार्बन के अंदर, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ना, ये फ्रॉम एल्केन। अभी हाइड्रोकार्बन के अंदर ही सेकेंड मेथड है फ्रॉम एल्कीन। मार्कोनिकोव याद है क्या था? मार्कोनिकोव कौन थे? मार्कोनिकोव हाँ समझा। जैसे यार यहाँ पे CLA वो जगह जाके दिखेगा जहाँ पे मोस्ट स्टेबल। किस चीज के लिए था ये बताओ चलो। एडिशन रिएक्शन थे ना, एल्कीन के एडिशन रिएक्शंस थे। अगर आप एक, ये एल्कीन है, सबसे पहला एल्कीन है ना इथीन, और एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन का कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पे HI ऐड करवाओ या I2 ऐड करवाओ
दोनों एक एक ले लेंगे, ये H ले लेगा और ये I ले लेगा। तो अगर यहाँ H ना होके यहाँ H आए या यहाँ I है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, दोनों का नाम सेम रहेगा, I यहाँ लगा या यहाँ लगा फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना? रिएक्शन करके दिखाता हूं। हाँ मैं बता रहा हूँ कैसे रिएक्शन होगा। यहाँ पे अगर आप बनाते हो लेट से CH2I और कोई और दूसरा बना रहा है CH3CH2I, बोथ आर सेम थिंग। ये मैं सोच रहा कि सर यहाँ तो राइट वाले कार्बन पे आई लगा, यहाँ लेफ्ट वाले कार्बन पे आई लगा, दोनों का नाम सेम है, इथिल आयोडाइड या आयोडो इथिल, दोनों का नाम वही है। ठीक है, प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास एल्कीन जो है ना वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल मतलब क्या मतलब, यहाँ पे आप जब बॉन्ड बीच से तोड़ोगे ना, सिमेट्री समझते हैं ना, ये इसके ऊपर फोल्ड करूंगा तो सेम चीज रहेगी, बट यहाँ ऐसा नहीं है। सिमेट्रिकल है क्या, इस साइड एक कार्बन है, इस साइड दो कार्बन है, यहाँ पे दोनों साइड एक एक कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाएगा, बट ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अगर आप HI लिए तो अब फर्क पड़ेगा, ठीक है, मतलब अब आपके पास दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें I बीच वाले कार्बन में लगा होगा, H इधर वाले कार्बन में लगेंगे, तो वहीं पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, याद रखना, बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन ही एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। हर वाला कार्बन तो एज इट इज है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। या फिर कंपाउंड ऐसा भी बन सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। I यहां आ जाएगा, H यहां पे और बाकी, अब दोनों का नाम अलग अलग है, इसका नाम क्या होगा 2-आयोडोप्रोपेन, दिस इज 2 क्योंकि सेकंड नंबर पे है ना आयोडीन, इसलिए 2-आयोडोप्रोपेन, और ये आपका होगा 1-आयोडोप्रोपेन। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आयोडीन यहाँ लगे, इस कार्बन पे लगे या इस कार्बन पे लगे, फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज द एल्कीन वाज सिमेट्रिकल। मैं कह रही 11th में पढ़े आता हूँ एल्कीन की प्रॉपर्टी में, एक मिनट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल है, मतलब ये भी बनेगा यही बनेगा, बट एक कोई मेजर क्वांटिटी में बनेगा। यही स्टडी मार्कोनिकॉफ ने की थी कि दोनों बन रहे ठीक है, बट देखते हैं कि क्या दोनों बराबर क्वांटिटी में बन रहे हैं कि दोनों अनइक्वल क्वांटिटी में बन रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा पाया कि हाँ दोनों अनइक्वल क्वांटिटी में बन रहे हैं, एक ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, एक कम क्वांटिटी में बन रहा है, तो एक को उन्होंने मेजर बोला, दूसरे को उन्होंने माइनर बोला। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल आपका जो, जैसे अगर अपन इसको डिवाइड करें ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन की जगह है ना, बाकी तो कार्बन 3 बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं, और यहाँ पे आपका CH2। तो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है ये वाला, जो बनाए देखो, उन्होंने क्या बोला था कि जो भी हमारा रिएक्टेंट होता है, ध्यान देना, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वाला ना, इसको अपन एडक्ट बोलते हैं। एडक्ट का मतलब क्या होता है, जो ऐड होने वाला है, एडक्ट समझे, जैसे जो सब्स्टिट्यूट करने वाला उसको अपन सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं ना, वैसे ये जो ऐड होने वाला है इसको अपन एडक्ट बोल देते हैं। तो एक एडक्ट के पास दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन। समझ रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव आयन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होता है, ये रूल था। पॉजिटिव आयन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। समझ रहे हो, या तो एक ही हाइड्रोजन है ना, समझ में आ रहा है, 100%। यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो H विल गो टू दिस कार्बन, यहाँ पे भी जाएगा, बट ये माइनर क्वांटिटी में बनेगा। ये प्रोडक्ट आपके माइनर क्वांटिटी में बनेंगे और ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है। और नेगेटिव वाला वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, ना? यही मार्कोनिकॉफ रूल था। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा, जैसे इसका ऑपोजिट, और वो तो एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। हाँ हाँ, HBr कोई भी हो सकता है, HBr ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। एक पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं अपन, इसलिए उसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट भी होता है, उसको अपन खार्श इफेक्ट भी बोलते हैं। ये आपके एंटी मार्कोनिकॉफ के दो और नाम हैं,
peroxide effect because that reaction is occurring in the presence of peroxide या फिर harsh effect. ठीक है, मैं लिखवा दूंगा उसको. ठीक है, चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं. क्या लिखे हैं? फ्रॉम एल्कीन. एंड डालिए, इसमें लिखो हाइफन डाल के. एक काम करना, एल्कीन एंड एल्काइन साथ में लिख देना. फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइंस, बोथ आर अनसैचुरेटेड, है ना? बोथ आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दोनों ही एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं. ध्यान रखना, एल्केन्स हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. इसलिए जो पहले अपन पढ़े ना, दिस वाज अ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था. ये क्या होता रिएक्शन था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ये. बट एल्कीन एंड एल्काइन शोज एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तभी तो रूल का नाम भी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल. ठीक है, तो इसमें देखो हाइफन डाल के, एल्कीन्स रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड्स. द एल्कीन्स रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड्स. Alkenes react with halogen acids to form haloalkanes. To form haloalkanes. To form haloalkanes. ठीक है, एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर ना ब्रैकेट में लिखना, ऐसा कुछ. तो इसमें कैसे बनेगा, मतलब तो ग्रेटर देन और या लेस देन का साइन है वो कहाँ लगाऊंगा? यहाँ पे ऐसा साइन लगाऊं या ऐसा साइन लगाऊं? हाँ, ऊपर वाला. कारण मतलब बोलना चाह रहे कि कौन पहले रिएक्शन करेगा. हाँ, ये जल्दी टूट जाएगा ना. बेटर लिविंग ग्रुप, याद रखो, आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप. जल्दी छोड़ देगा H को. जल्दी छोड़ देगा मतलब जल्दी आके अटैक भी करेगा कार्बन में, जल्दी आयोडीन भी बनाएगा, आयोडाइड बनाएगा. समझ रहे हैं? तो ये आपका ऐसा कुछ हो गया. तो पढ़े ना पर उस दिन भी नेचर ऑफ बॉन्ड में पढ़ रहे थे ना कि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, फास्टेस्ट लिविंग ग्रुप आउट ऑफ द 4. ठीक है, तो एक एग्जांपल नीचे लिखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2. पहले तो अपन एक सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं जहां कोई रूल का जरूरत नहीं है. CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ले लो. इथीन है ना ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr. क्या मिलेगा? CH3 CH2 Br. डबल बॉन्ड हटा देना, एडिशन रिएक्शन हो रहा है ना. ये बॉन्ड ब्रेक हो गई और एक H यहां लग गया, Br यहां लग गया. उल्टा भी कर सकते हो, Br यहां लगा दो, H यहां लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बोथ विल बी ब्रोमो इथेन. ठीक है, अब फर्क पड़ने वाला रिएक्शन लिखते हैं. एक और एग्जांपल लिखना, प्रोपीन ले लो. प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन बनेगा. प्रोपीन, प्रोप बोला हूं तो 3 कार्बन बना देना, और प्रोपीन इन बोला हूं तो कोई भी दोनों में से कोई भी जगह में डबल बॉन्ड लगा देना, बस इसको प्रोपीन बोलेंगे. ठीक है, बाकी हाइड्रोजन फिलिंग करेंगे अपन. यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन. ठीक है, प्लस HBr वापस वही. ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट मेजर वाला क्या बनेगा अभी जो आपको बताया. अच्छा, यहाँ पे आप लोग एरो में ऊपर लिख देना, मार्क एडिशन. मार्कोनिकॉफ का शॉर्ट फॉर्म है मार्क एडिशन, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड. ठीक है, आपको क्या मिलेगा? मैंने क्या बताया था, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट हाइड्रोजन जहां, दैट कार्बन जहां हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव वाला पार्ट कहां जाएगा? उस कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा. समझ रहे हैं क्या? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 की जगह वो 3 हो जाएगा. समृद्धि, डबल बॉन्ड हटने वाली है. CH के साथ यहां पे मैं लगा दूंगा Br प्लस. इसको तो कुछ नहीं करना है, ये तो एज इट इज रहेगा. थर्ड वाला कार्बन जहां डबल बॉन्ड है ना, वहीं पे अपन को एडिशन करना है, याद रखना हमेशा. ठीक है, क्लियर है? इसका नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन. 2 ब्रोमो प्रोपेन. ठीक है, और अगर इसका कॉमन नेम लिखना हो तो आप आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हो.
आइसो क्योंकि आइसो हमेशा अपन इस टाइप के ब्रांच के यूज करते हैं तो सेकेंड लास्ट कार्बन में होता है। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड विल बी द कॉमन नेम। क्लियर है? ठीक है, तो नीचे लिखना सिमिलरली अल्काइंस, सिमिलरली अल्काइंस, सिमिलरली अल्काइंस add halogen first, similarly alkynes add halogen acids first to give haloalkenes, to give haloalkenes, to give haloalkenes and then dihaloalkanes, and then dihaloalkanes। ये जो लिखे हुए लोग समझाएगा क्या लिखे हैं? सर पहले ट्रिपल बॉन्ड पे डबल ब्रेक होगा, फिर ऐड होगा किया, फिर डबल बॉन्ड वापस पे तब एक और किया जाएगा। मतलब क्या लिखे हो? we will start with alkyne। हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम अल्काइन से स्टार्ट करेंगे। चलो मैं प्रोपाइन ही ले लेता हूं, जैसे अपन यहाँ पे प्रोपीन भी है ना, अब प्रोपाइन कैसे होगा समृद्धि देखना। अभी हमने प्रोपीन के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाई है, अब प्रोपाइन बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। समझ रहे हैं? बाकी जगह हाइड्रोजन फिल करूंगा, यहाँ पे एक ही की जगह है, यहाँ पे एक की भी जगह नहीं है, चार तो बन गई ना बॉन्ड, और यहाँ पे तीन की जगह है, राइट। अब जब ये पहले HBr ऐड होगा ना फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेप, तो एक एक करके बॉन्ड हटती है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड से सीधा सिंगल बॉन्ड आ गए थे, बट यहाँ पहले ट्रिपल से डबल आएंगे, डबल से सिंगल जाएंगे। समझ रहे? क्योंकि अल्टीमेटली बनाना तो हेलो एल्केन है, हमारा हेडिंग तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन है, हमें हेलो एल्कीन नहीं बनाना है। समझ रहे? चैप्टर नेम इज हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स, नॉट हेलो एल्कीन। क्लियर? ठीक है, तो पहले स्टेप में आपका बनेगा, देखो पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। आपको क्या मिलेगा? पहले CH2 एक बॉन्ड कम करूंगा, पहले CBr CH3 आया ना? क्लियर है? अगेन HBr, फिर वापस मार्कोनी ऑफ एडिशन रूल होगा, H विल गो टू दैट कार्बन जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, CH3 हो जाएगा वो। अब डबल बॉन्ड भी हट के कितनी क्या हो जाएगी? सिंगल बॉन्ड। एक ब्रोमीन पहले से था, एक ब्रोमीन और लग जाएगा, देखा? पहले से तो एक ब्रोमीन था ही ना, इसका भी तो Br लगेगा और CH, इसलिए आप डाई हेलो एल्केन लिखते हैं। समझ रहे हो? मतलब एल्कीन से हेलो एल्केन मिलेगा, अल्काइन से डाई हेलो एल्केन मिलेगा। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? एल्कीन विल गिव अस हेलो एल्केन एंड अल्काइन विल गिव अस डाई हेलो एल्केन। बीच में रास्ते में वो हेलो एल्कीन भी दे रहा है। दिस इज व्हाट इज हेलो एल्कीन, जो अपन को नहीं बनाना है। अवर एम इज टू मेक हेलो एल्केन, नॉट हेलो एल्कीन। क्लियर है? रिएक्शन पक्का लिख लो, उसको रिएक्शन। माही वंशिका क्लियर है? अभी मैं स्लो चल रहा हूँ ना, मैं धीरे से फिर स्पीड पकड़ूंगा, ऑर्गेनिक है ना, एकदम स्लो चल रहा हूँ। अपन अभी चौथी क्लास में है हेलो एल्केन्स की, वी हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन ओनली। ठीक है, डन दिस वन। समझ समझ में आ रहा है पक्का? सानिया और यहीं पे अगर मैं एक पेरोक्साइड लिया होता तो ये रिएक्शन कहलाता एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। बस फर्क इतना होता, अब हाइड्रोजन वहां जाता जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब यहाँ, और Br उसके ऑपोजिट वाले में जाता। तो जैसे यहाँ मुझे 2 ब्रोमोप्रोपेन मिला है ना, वहां 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलता। समझ रहे? एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए उसके लिए एक लाइन बस लिख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, in the presence of peroxide,
in the presence of peroxide, the addition of HBr, to alkenes, take place contrary मतलब, contrary का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, कंट्रोवर्सी बोलते हैं ना. contrary to Markovnikov addition. समझ रहे हैं? This is known as peroxide effect. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोल लो, या दिस इज नोन एज peroxide effect और खार्श इफेक्ट. स्पेलिंग लिखो और करके, और खार्श इफेक्ट. KHARASCH, खार्श इफेक्ट. ठीक है, ओके. एक और इसी में मेथड लिखना. ये तो आपका क्या हुआ, एल्कीन और अल्काइन का हुआ ना. अपन ने दोनों में क्या ऐड किया, HBr HCl, मतलब एक तरह का हैलोजन एसिड भी ऐड. आप डायरेक्टली भी हैलोजन भी ऐड कर सकते हो, Cr2Cl2I2 से. तो वो देख लेते हैं ना क्या मेथड होगा, कितना नंबर वाला मेथड होगा ये. फ्रॉम एल्कीन, इसमें अल्काइन भी लिखे हो ना, अल्काइन. थर्ड मत लिखना, इसमें जगह है कहीं पे, फ्रॉम हैलोजन एसिड लिख देते ना, तो अपन थर्ड मेथड कर देते उसको. अगर यहाँ पे जगह कहीं पे है तो हमारा लिख लेना फ्रॉम हैलोजन एसिड. फ्रॉम HX भी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा हैलोजन एसिड. ठीक है. अब थर्ड इसी में हैलोजन मतलब हाइड्रोकार्बन से ही थर्ड मेथड. सी, फ्रॉम सॉरी, बाय एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू एल्कीन्स, by addition of halogens to alkenes, by addition of halogen to alkenes, by addition of halogen to alkenes. ठीक है, एक रिएक्शन लिख लो डायरेक्टली. इथीन ले लो, इथीन लो, बोलिए, प्लस Br2 डायरेक्टली. अब अपन HBr नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हो ना. ऊपर अपन इथीन में HBr डाल रहे थे, यहाँ पे अपन Br2 डायरेक्टली डाल. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था, HBr ले रहे थे तो एक कार्बन में H जा रहा था, दूसरे में Br जा रहा था. अब दोनों में Br जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा. हाँ, मतलब दोनों कार्बन में एक एक ब्रोमीन ऐड कर देना. करो, देखो नाम बताना इसका ना. मुझे नाम बताना जो बना रहे हो, इसका IUPAC नेम बताना. डाइब्रोमो 1,2 डाइब्रोमो इथेन बोला था पहले, इथेन है ना. क्या होगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन. क्लियर है. इसका कॉमन नेम भी अपन पढ़ेंगे. क्या है ये, किस टाइप वाला है ये, नेबर्स है ना, विसिनल. विसिनिटी याद रखो ना, विसिनिटी मतलब आजू बाजू की जगह को विसिनिटी बोलते हैं. ठीक है, तो विसिनल डाइहालाइड है ये, विसिनल डाइब्रोमाइड. समझ रहे हैं, जहां पे दो हाइड्रोजन तो है बट दोनों आजू बाजू में, नेबर्स में. अगर ये एक ही में होते ना, उसको जेम बोलते हैं, जेम डाइहालाइड, विसिनल डाइहालाइड. मतलब हाँ, हाँ, वो तो स्ट्रक्चर नहीं बना रहे अपन, एक जनरल बस लिखना है. ठीक है, हाँ, चलो. ओके, लास्ट, थर्ड, फोर्थ मेथड, लास्ट. इसमें लिखना एलिलिक हैलोजिनेशन, ANNYLIC, एलिलिक हैलोजिनेशन.
इसमें लिखो when alkenes are heated with when alkenes are heated with एल्कीन्स जहां लिखे ना उसके ब्रैकेट में एक्सेप्ट इथीन लिखना। व्हेन एल्कीन्स के बाद ब्रैकेट में एक्सेप्ट इथीन ऊपर चढ़ा के कहीं लिख लो। व्हेन एल्कीन्स आर हीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, व्हेन एल्कीन्स आर हीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन at a high temperature of about and alkenes except ethene are heated with chlorine or bromine at a high temperature of about 773 Kelvin. High temperature of about 773 Kelvin. The hydrogen atom at the allylic carbon ALLYLIC, मैं कहता हूँ जो केमिकल सब्जेक्ट किए थे उनको पता होगा एलिलिक क्या होता है, बाकी मैं बताऊंगा वापस से अभी। The hydrogen atom at the allylic carbon is substituted by a halogen atom forming allyl halides, ALLYL halides। इथीन के साथ रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इथीन के पास एलिलिक कार्बन होता ही नहीं है। एलिलिक कार्बन का मतलब क्या होता है? अब कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, अब कार्बन नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इथीन में तो दो ही कार्बन है और दोनों ही डबल बॉन्डेड है, तो इसलिए इथीन के पास एलिलिक कार्बन नहीं है, इसलिए अपन ने एक्सेप्ट इथीन लिख दिया। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मैं एक ऐसा एल्कीन लूं जिसके पास एलिलिक कार्बन है, एलिलिक हाइड्रोजन है और इसका रिएक्शन में Cl2 या Br2 के साथ कराऊं एट 773 केल्विन, तो मुझे क्या मिलेगा? अब देखो यहाँ पे एडिशन नहीं होगा एट दिस टेम्परेचर, एट दिस कंडीशन रिएक्शन यहां नहीं होगा, रिएक्शन कहां होगा? यहाँ पे। CH2 के पास एक Cl आ जाएगा, यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है ना? देखो द एलिलिक हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन, ऐसा कुछ लिखें, या द हाइड्रोजन एटम एट द एलिलिक कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ये लाइन पूरी? तो वही है कि एलिलिक हाइड्रोजन को आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा लाइक दिस, बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेगी। तो हमें किस टाइप का हाइलाइट मिलेगा? एलिलिक हाइलाइट। एलिलिक हाइलाइट क्या होता है? जहां पे हाइड्रोजन एटम विल बी अटैच्ड टू अ कार्बन व्हिच इन टर्न इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन। इस टाइप के हाइलाइट्स को हम एलिलिक हाइलाइट बोलते हैं। ALLYLIC, एलिलिक हाइलाइट। समझ रहे हैं? एक और ये नहीं HCl बनेगा ना? हाँ ऐसा हो जाएगा। यहाँ नहीं, डबल बॉन्ड है ना पहले से, अगर ये डबल बॉन्ड हटेगी तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, याद रखना है। ठीक है? हाँ एट अ हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर है तो ही ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ कराना, डिपेंडिंग अपॉन एरो में क्या लिखा है। एरो में अगर लिखा होगा पेरोक्साइड तो एंटी करवाना, और वो लिखा होगा तो मार्कोनिकॉफ कराना। नहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं, वो मैं समझाते समझाते कुछ नहीं है, वो डबल बॉन्ड। हाँ रिएक्शन
ठीक है, ये होगा आपका सेकेंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो दो मेथड देख लिए अपन आज, एक अल्कोहल शुरू किए थे जो अपन आज खत्म किए हैं, है ना, और दूसरा मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसपे एल्केन से बनाना सीखे बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। एल्कीन अल्काइन से बना है बाय एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ। उसके लिए अपन हैलोजन एसिड भी ले सकते हैं और डायरेक्ट हैलोजन भी ले सकते हैं। और चौथा मेथड देखिए अपन यहाँ पे एनिलिक वाला। ठीक है, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर आगे बढ़ते हैं। जो अपना थर्ड मेथड है उसके हेडिंग डाल लेना हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है, यहां मेरे पास पहले से ही एक हैलो एल्केन है, समझ रहे हो, मेरे पास पहले से एक हैलो एल्केन है, पर मान लो हो सकता है वो ब्रोमीन वाला होगा, मुझे आयोडीन बनाना है उसी से, तो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, Br की जगह आयोडीन आना चाहिए, समझ रहे, मतलब हैलोजन के बीच में एक्सचेंज होगा, इसे अपन हैलोजन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास तभी तो अपन वो कुछ बोलेंगे ना, कैटलिस्ट एसीटोन